नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। काले धन पर भारत को मिला G20 देशों का साथ। सदस्य देशों ने किया सूचना साझा करने के भारतीय प्रस्ताव का समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को निवेश का न्योता। कहा, सरकारी प्रक्रिया नहीं बनेगी बाधा। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर लगा झटका। वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने छोड़ी पार्टी। पीडीपी को समर्थन का ऐलान। यूएई ने लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन समेत 86 संगठनों को आतंकी घोषित किया। संबंध साबित होने पर सजाए मौत। और 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप। रांची में श्रीलंका को 3 विकेट से दी मात। कोहली ने लगाया 21वां शतक, बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। और अब खबर विस्तार से। G20 सम्मेलन में भारत की काले धन को रोकने की पहल को अलग अलग देशों से समर्थन मिला है। कई सहयोगी देशों ने भेजी गई रकम पर टैक्स छूट देने पर भी सहमति जाहिर की है। और इन सबसे बढ़कर सम्मेलन में शामिल देशों ने IMF में सुधार के भारत को रुख को सही ठहराया है। भारत इसकी कई बार वकालत कर चुका है। G20 के समापन पर जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि इस साल के अंत तक IMF की सूरत हाल को पूरी तरह बदला जाएगा। इसमें कहा गया है कि हम IMF में सुधार की प्रक्रिया के धीमे होने से निराश हैं। ये सुधार 2010 में किए जाने थे। इस साल के अंत तक IMF में सुधार हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले धन को वापस लाने के एजेंडे को सम्मेलन में शामिल सभी देशों का समर्थन मिला है। इससे उम्मीद बंधी है कि जल्द ही विदेशों में मौजूद काले धन का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब काले धन से जुड़ी सूचना बिना किसी बाधा के समझौते में शामिल देशों को मिलती रहेगी। Prime Minister made a strong pitch for black money, and he said that is a very important part of that is because it is India is doing their level best to get it, but because of certain rigidities, certain structures of law, certain situation that exists because of treaties, past treaties made many years ago. But despite that, India has been able to get a very significant part of that, which mentions that we have added one sentence which mentions that including transparency. This is actually talking about the base erosion and profit sharing action plan. G20 के समापन के बाद प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से मिले। मार्केल ने प्रधानमंत्री को जर्मनी आने का न्योता दिया। मार्केल ने केंद्रीय विद्यालयों से जर्मन भाषा हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने उन्हें वादा किया कि इस मामले को वो खुद देखेंगे। Assured her that he himself is a votary of young Indian children learning other languages. How it is best done within the confines of the Indian system, we will work it out. प्रधानमंत्री की पहल को सबसे बड़ी कामयाबी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में मिली। सम्मेलन में शामिल देशों ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया कि नॉलेज शेयरिंग के लिए सभी देशों के बीच एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अखिलेश तुमन, राज्यसभा टीवी। और G20 सम्मेलन के बाद सिडनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सिडनी में 16,000 से ज्यादा भारतीय लोग मोदी का दीदार करने पहुंचे। रैली स्थल पर पहुंचने के लिए बाकायदा मोदी एक्सप्रेस भी चलाई गई थी। हालांकि विपक्ष ने इसे बेकार की कवायद करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू विदेश दौरे के दौरान वहां बसे भारतीयों पर जमकर चल रहा है। इसका नजारा जापान और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रविवार को एक विशेष ट्रेन मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना की गई। तिरंगे के रंग से रंगी मोदी एक्सप्रेस नामक ट्रेन को सदर्न क्रॉस स्टेशन से रवाना किया गया। मेलबर्न के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के नाम पर ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन में सवार 220 से अधिक भारतीय सिडनी के ओल्फोन्स एरेना में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और यहाँ लोकल कम्युनिटी में वो काफ़ी जाने जाने लगे हैं, जिससे हम लोग यहाँ जो लोग रहते हैं काफ़ी एलिवेटेड फील करते हैं। प्रधानमंत्री को मिल रहे इस समर्थन को विपक्ष ने बेकार की कवायद करार दिया है।
वहाँ के लोगों को प्रभावित करें। देखिए, जैसे अमेरिका में 20,000 आवासीय भारतीयों को इकट्ठा करके नारे लगवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विपक्ष की इस आलोचना को नकारते हुए बीजेपी ने कहा है कि पहली बार हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीरता से ले रहा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। It is better for Congress to think above politics and to think about the country. They are still considering Mr. Modi as only the Prime Minister of Bharatiya Janata Party and have forgotten that he is the Prime Minister of millions of Indians. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोमा स्ट्रीट पर गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। वहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने रविवार को उम्मीद जताई कि भारत के साथ रुकी हुई बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। बासित ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस बयान से वो सहमत हैं कि कूटनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। हालांकि बासित ने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान को बातचीत सीधे भारत से करनी चाहिए, न कि अलगाववादियों से। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता के कुल 10 खंड हैं, कश्मीर उनमें से एक है, इसलिए बातचीत को कश्मीर मुद्दे का बंधक नहीं बनाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद को अनंतनाग सीट पर बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। इस घटनाक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी को बेग के फैसले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। आपको बताएं कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजात शत्रु भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव शुरू होने में चंद दिन ही रह गए हैं। इस बीच नेताओं का सियासी पाला बदलने का सिलसिला जारी है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद महबूब बेग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद को बिना शर्त समर्थन देने का भी ऐलान किया। मुफ्ती साहब में ही वो दम है कि वो नरेंद्र मोदी का जो ये यलगार है वो ये रोक सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेग के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इलेक्शन के दौरान ये कोई नई बात नहीं है कि लोग अपनी जो है पार्टियां बदलते रहते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मुसलसल यहाँ जो है बाकी पार्टियों के लोग जो है शामिल हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है डेमोक्रेसी में। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग सीट से उम्मीदवार हैं। इस सीट से बेग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। बेग ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान तो किया, लेकिन साफ किया कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। अनंतनाग में चौथे दौर में 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के मतदान में सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। बीजेपी से अनुच्छेद 370 को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की अलग संवैधानिक स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं राज्य की जनता बिजली और पानी समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी से महरूम है। अभी भी जम्मू कश्मीर बाढ़ की मार से अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे राज्य में देखी जा सकती है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है पुनर्वास और राहत को लेकर पार्टियों का रुख। लेकिन फिलहाल किसी भी दल ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। राज्य की हालत में सुधार लाने के लिए अलग अलग पार्टियां क्या दावे कर रही हैं, इसको लेकर जनता में ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ पे हमें हर तरह की प्रॉब्लम है। आज तक किसी भी कैंडिडेट ने, जो इतने इलेक्शन हुए हैं, किसी ने भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ हमें पानी की कोई सहूलत नहीं है, बिजली का भी बहुत बुरा हाल है, उसके बाद मेडिकल सहूलत नहीं है। पुंछ जिले के लोगों को पानी की समस्या से रोज दो चार होना पड़ता है। इस बार यहाँ के लोग नेताओं से इस मसले पर ठोस कार्रवाई की आस में हैं। इधर एक टैंक बना है, उसमें पैप नहीं है, खाली टैंक बना दिया। उस टैंक बने को 4 साल हो गए, अभी उसके कोई पैप का कनेक्शन नहीं है। उसमें पानी की बिल्कुल किल्लत है। इधर 2 मील से पानी आना पड़ता है हमें। यहाँ किधर आर्मी की गाड़ी इधर पानी देती है हमको, अगर आर्मी भी ना दे और इधर पानी का कोई साधन नहीं है।
हालांकि बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता खालिद जहांगीर का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र तैयार है और इसे जल्द ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू में जारी करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता घोषणा पत्र में देरी की वजह बाढ़ को बता रहे हैं। पीडीपी का कहना है कि घोषणा पत्र में सभी पक्षों की बातें रखने की वजह से देरी हो रही है। जम्मू कश्मीर की 87 विधानसभा सीटों के लिए 5 दौर में मतदान होना है। राज्य में 25 नवंबर के अलावा 2, 9, 14 और 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दूसरे दौर के मतदान के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इन दोनों राज्यों में 2 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी। इस दौर में जम्मू कश्मीर में 18 और झारखंड में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल हुआ था, जबकि 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई थी। सभी दलों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। कल भी उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया था। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगले हफ्ते अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। बीजेपी इस विस्तार से पहले अपने पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि संघ दोनों दलों के बीच बातचीत की मध्यस्थता नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता अनंत गीते ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी उन्हें केंद्र से वापस नहीं बुलाएगी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे साइना नेहवाल और श्रीकांत ने जीता चाइना ओपन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरें। छत्तीसगढ़ सरकार परिवार नियोजन ऑपरेशन हादसे का शिकार हुई महिलाओं के बच्चों को गोद लेगी। राज्य सरकार हर बच्चे के नाम 2 लाख रुपए की राशि सावधि जमा खाते में रखेगी और 18 साल की उम्र तक शिक्षा का इंतजाम करेगी। सरकार अपोलो अस्पताल में इन सभी बच्चों का मुफ्त इलाज भी कराएगी और इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। करीब 12 महिलाओं का अब भी बिलासपुर के तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है और इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकारी डॉक्टर संगठन ने एक सरकारी डॉक्टर की गिरफ्तारी और 2 को बर्खास्त करने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों को एक बार फिर उनसे अपील की है कि वो हिंसा छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ें और देश को मजबूत करें। झारखंड के भवनाथपुर में उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान ये बात कही। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन हुआ है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को सफेद झंडे दिखाने की जगह करारा जवाब देने को कहा गया है। लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन बुलेट से नहीं हो सकता है, बल्कि सत्ता का परिवर्तन बैलेट से होगा। हिंसा का रास्ता वो छोड़े, माओवादी विचारधारा को वो छोड़े। जिस माओवाद पर चीन कभी चला करता था, आज वह चीन माओवादी विचारधारा को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, दुनिया के ताकतवर देशों की टक्कर में खड़ा हो रहा है। इनका भी आह्वान करना चाहता हूं, आइए राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल जाइए और भारत को एक विश्व की महाशक्ति बनाने में आप भी अपना योगदान करिए, यह अपील करना चाहता हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की बात कही है। पिछले 6 साल से जीएसटी पर फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में इस टैक्स सुधार के लागू होने में अब भी अड़चनें कम नहीं हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 तक वस्तु और सेवा कर को लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी के मद्देनजर सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के बीच अब भी इससे जुड़े कई मसलों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद कम से कम देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से मुहर लगनी जरूरी है। इस व्यवस्था से राज्यों को टैक्स के नुकसान की चिंता है।
लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है कर हमारे सरकार के पास आएगा बिना बढ़ाए हुए है। चोरियां जितनी लीकेजेज हैं उनमें बंद तो नहीं होगा, लेकिन कई हद तक जो है वो लीकेजेज बंद हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट और एंट्री टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी के बाद टैक्स प्रक्रिया सरल होगी, दोहरे टैक्स की मार खत्म होगी और देश की जीडीपी 2% तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन जीएसटी की दर क्या हो, इस पर भी राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों में एक राय नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएसटी लागू होना देश के लिए बेहतर होगा। स्टेट का तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड टैक्सेशन पावर है, तो उसका जो नुकसान होगा जीएसटी चालू होने से, वो जब तक कंपेंसेट नहीं होगा हर प्रांत से ये समर्थन नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का भरोसा दिलाया है। जाहिर है जीएसटी पर तमाम पक्षों में आम सहमति नहीं बनती है, तो इस अहम टैक्स सुधार को लागू होने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस की आजादी के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी जोर दिया है। रविवार को नेशनल प्रेस डे के मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को नेशनल प्रेस डे के मौके पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसे हर कदम जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया और पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भी मौजूद थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय कूटनीति को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त अरब अमीरात ने लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन समेत 86 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वहां की कैबिनेट ने शनिवार को इन आतंकी संगठनों की लिस्ट प्रकाशित की। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत इस सूची में तालिबान, अल-कायदा, दाऊश और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन भी शामिल हैं। यूएई में अब किसी भी व्यक्ति या समूह का लिस्ट में शामिल आतंकी संगठनों से संपर्क करना, उनकी गतिविधियों में शामिल होना और उन्हें किसी तरह का भी सहयोग देना अपराध माना जाएगा। आपको बताएं कि हाल ही में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था और वहां की सरकार से आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत भी कराया था। ISIS ने एक और अमेरिकी नागरिक अब्दुल रहमान कसिक को कत्ल का वीडियो जारी किया है। हालांकि अब तक इस वीडियो की जांच नहीं हो पाई है। इस कत्ल की दुनिया भर में निंदा हो रही है। There is so much that is beyond our control. We've asked our government to change its actions, but like our son, we have no more control over the U.S. government than you have over the breaking of dawn. We implore his captors to show mercy and use their power to let our son go. ये थी एक बाप की अपने बेटे की रिहाई के लिए अपील, लेकिन खबर आई कि आतंकवाद की पट्टी ओढ़े ISIS ने स्वयंसेवक अब्दुल रहमान का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। 26 साल का अब्दुल अमेरिका के इंडियाना प्रांत का रहने वाला था। छोटी सी उम्र में ही उसमें सेवा का जज्बा था। जब उसने सीरिया में युद्ध से पीड़ित लोगों को देखा तो स्वास्थ्य सेवा में उनकी सहायता करने वो वहां पहुंच गया। करीब 1 साल पहले उसका डीर अल जोर शहर से अपहरण हो गया था। अब्दुल के कत्ल की ओबामा प्रशासन ने निंदा की है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इसे बर्बरतापूर्ण कदम बताया है। विश्व के दूसरे नेताओं ने भी इस घटना की तीखी आलोचना की है। Look, we all know that the ISIL death cult is utterly barbaric, and beheadings are part of their stock in trade. ISIS पिछले दिनों कम से कम 4 लोगों का इसी बेरहमी से कत्ल कर चुका है। इनमें अमेरिका के 2 पत्रकार जेम्स फोली, स्टीफन सेटलॉफ और ब्रिटेन के डेविड हिंग्स और एलन हिनिंग्स शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सेना के अभियान के तहत रविवार को उत्तरी वजीरिस्तान में 34 आतंकवादी मारे गए। इसमें 5 सैनिक भी मारे गए हैं।
इस अभियान के तहत पिछले 5 महीनों में अब तक करीब 1200 आतंकवादियों को मारा जा चुका है, जबकि 356 घायल हुए हैं। इस दौरान सेना के करीब 200 जवानों की भी मौत हुई। सेना का कहना है कि 15 जून से शुरू हुए इस अभियान की वजह से उत्तरी वजीरिस्तान के 90% इलाके अब आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त हो गए हैं। G20 शिखर बैठक के मौके पर यूक्रेन मसले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खासी किरकिरी हुई है। खासतौर पर अमेरिका ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने यूक्रेन में रूस की दखलंदाजी को पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत बताया और सख्त लहजे में नाराजगी का इजहार किया। ओबामा ने कहा कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकती है। You don't invade other countries or finance proxies and support them in ways that break up a country that has mechanisms for democratic elections. और कमोबेश पूरे G20 सम्मेलन में अमेरिका और रूस के बीच खटास देखी गई और इस बयान के बाद समापन से पहले ही व्लादिमीर पुतिन वापस रूस रवाना हो गए थे। जब उनसे पूछा गया कि वो वापस क्यों जा रहे हैं तो इसके पीछे उन्होंने थकान को वजह बताया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात खेल की। रांची में खेले गए आखिरी वनडे में जीत के साथ भारत ने श्रीलंका से सीरीज 5-0 से जीत ली है। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से मात दी। जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली। कोहली ने शानदार नाबाद शतक लगाया। कोहली का ये 21वां वनडे शतक है। पूरी सीरीज में बेहतरीन खेल के लिए कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। For India to celebrate. 286 रन के लक्ष्य को विराट के वीरों ने हासिल कर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 6 रन और रोहित शर्मा 14 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद अंबाती रायडू और कप्तान विराट कोहली ने संभल कर खेला। दोनों के बीच 136 रन की साझेदारी हुई। रायडू ने 69 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन बनाए। वो गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हो गए। इसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे, लेकिन कोहली एक छोर पर डटे रहे। बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए कोहली ने नाबाद 139 रन की पारी खेली। इनमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। It's all about you take the game till the end. Then when your instinct tells you this is the over to go, you go for it. And even with 7 down, I went after Mendes. I knew that had to be the over. We needed 41 or 4 overs. So those sort of decisions is something that you get with experience. और इसके पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। भारतीय गेंदबाज थोड़े थोड़े अंतराल पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने कमान संभालते हुए शानदार नाबाद शतक बनाया। We figured out who our players going to be, and we gave them opportunities. We wanted to try out because playing in India is always pressure, so we wanted to know who the guys are, under pressure. आखिरी ओवरों में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को 50 ओवरों में 8 विकेट पर 286 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये स्कोर छोटा ही रहा। मैथ्यूज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय बैडमिंटन के लिए रविवार का दिन खास रहा। साइना नेहवाल और के श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चाइना ओपन का खिताब जीत लिया। साइना ने महिला एकल के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को सीधे सेटों में 21-12, 22-20 से मात दी। साइना का ये साल का तीसरा खिताब है। इसी के साथ युवा भारतीय शटलर के श्रीकांत ने पुरुष एकल के फाइनल में चीन के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन को सीधे सेटों में हराकर खिताब जीत लिया। ये उनका पहला सुपर सीरीज खिताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइना नेहवाल और के श्रीकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। काले धन पर भारत को मिला G20 देशों का साथ। सदस्य देशों ने किया सूचना साझा करने के भारतीय प्रस्ताव का समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को निवेश का न्योता, कहा सरकारी प्रक्रिया नहीं बनेगी बाधा।
चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर लगा झटका। वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने छोड़ी पार्टी, पीडीपी को समर्थन का ऐलान। यूएई ने लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन समेत 86 संगठनों को आतंकी घोषित किया। संबंध साबित होने पर सजाए मौत। और 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप। रांची में श्रीलंका को दी 3 विकेट से मात। कोहली ने लगाया 21वां शतक, बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।